हेलो बच्चों, नीट विद कनू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी मैम ने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया है। शी वॉज नॉट कीपिंग अप वेल विद हर हेल्थ, आई वॉज डाउन विद वायरल, सो या आई एम रिकवरिंग राइट नाउ एंड आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ, विल अपलोड वीडियो डेली एंड विल अपलोड शॉर्ट्स टू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा अभी भी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा गैप हो गया था और अब से वीडियोस डेली आएंगी। डेली तो हर दूसरे दिन आपके पास एक वीडियो आएगी ही आएगी। आज हम एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं, एक नई यूनिट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोलॉजी। ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। आपके ऑलमोस्ट 30 से 40 नंबर इससे बन जाते हैं और ये बहुत इजी है, ये बहुत कॉमन यूनिट है। मतलब ऐसे पढ़ के लगेगा कि आप सब कुछ ही जानते हैं, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है और छोटी से छोटी चीज़ जो भी मैं यहाँ लिखवाऊँगी, जो भी मैं यहाँ बताऊँगी, आपको वो अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इकोलॉजी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ये चैप्टर जिनको भी नहीं समझ आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बार ही पढ़ लीजिए, एक बार ही देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलते हैं हम आगे। इकोलॉजी, इस पार्ट से आपका कुछ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, ये जो आपका है रामडियो मिश्रा। रामडियो मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है? रामडियो मिश्रा। ठीक है, ये तो नहीं भूलोगे। आगे चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक जगह की पॉपुलेशन, वहाँ के ऑर्गेनिज्म, उनके आपस के रिलेशंस, वो सब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating process at various level of organization: macromolecules, cell, tissue, organ, individual organism, population, communities, ecosystem and biomes. ये जो आपका यहाँ से है ना, ये इसको important मार्क कर लो। अब जो साइड में जैसे मैं लिखवा रही हूँ, इसको वैसे लिखते जाना। ये बहुत बारी क्वेश्चन बना है, बहुत बारी, और बच्चे हमेशा ऐसे गलत करके आते हैं। ये अपनी साइड की बुक में लिख लेना। PYQ भी है, PYQ इसके अंदर से इतने बन जाते हैं। चलो फिर लिखो। मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल के बाद सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन। आपका इसी लाइन से मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिखा रही हूँ आपको। ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन। अब एक चीज़ है, पॉपुलेशन में आपकी सिंगल स्पीशीज़ आएगी। सिंगल स्पीशीज, सिर्फ एक तरह की चीज़। कैसे? सिंगल स्पीशीज। पॉपुलेशन के बाद आपका क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटी कैसी होती है? ये सिंगल नहीं है, बहुत सारी पॉपुलेशन की स्पीशीज मिलके कुछ कम्युनिटी बनाती हैं। यहाँ पे आएगा मैनी स्पीशीज। ठीक है, कम्युनिटी के बाद क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपके दोनों कंपोनेंट आएंगे, बायोटिक भी एंड एबायोटिक भी। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इकोसिस्टम के बाद बायोम्स, और बायोम से भी आगे एक चीज़ आती है बायोस्फीयर। बायोम से भी पहले आगे क्या आती है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब
पूरा एबायोटिक, बायोटिक, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग सारे एक साथ मिलके जो कम्युनिटी बनाते हैं, जो एक स्फीयर बनाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर। ये ऐसे याद रखना है पूरा, क्योंकि ये इसी ऑर्डर में आप पूछा जाता है। आगे देखते हैं। At any level of biological organization, we can ask two type of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask how birds sing. How the birds sing? उनके पास क्या होता है? उनके पास भी क्या होता है? वॉइस बॉक्स। Why does the bird sing? किसी भी कारण के लिए हो सकता है, उसको अपनी मेट्स बुलाने होंगे, उसको अच्छा लगता होगा, या फिर वो उस तरह से रो रही होगी, अपने इमोशंस व्यक्त कर रही होगी, कुछ भी हो सकता है रीज़न। The how type question seek mechanism behind the process, while the why type question seeks significance of the process. For the first question, voice box, the vibrating bones in the body, where the second question answer may be need to communicate with the mate during the breeding season. When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with very interesting question of both types. Okay, ये देखते हैं, आते हैं, ये कुछ नहीं है। Ecology is a subject which study the interaction among organism and between the organism and its physical abiotic environment. Ecology क्या है? एक स्टडी है किसकी? ऑर्गेनिज्म के आपस में बीच में जो कनेक्शन है, ऑर्गेनिज्म में जो कनेक्शन है, ऑर्गेनिज्म और नेचर में क्या कनेक्शन है, दैट इज स्टडी ऑफ इकोलॉजी। स्टडी क्या करते हैं हम इकोलॉजी में? ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन, ऑर्गेनिज्म में रिलेशन, ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक फैक्टर्स में रिलेशन। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज और बायोम्स। अब कुछ चीज़ें फटाफट से मेरे साथ लिखो जो कि आपको पता होनी चाहिए। इकोलॉजी 2 टाइप की होती है, एटिकोलॉजी और सिंकोलॉजी। एटिकोलॉजी और सिंकोलॉजी में अंतर क्या है? एटिकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ स्पीशी विथ environment, study of species with environment, species का environment के साथ relation। और सिंकोलॉजी में क्या होता है? study of relation of group of species with environment। सिन मतलब ग्रुप ऑफ स्पीशीज, एटिकोलॉजी सिंगल स्पीशीज का रिलेशन। ये चीज़ समझ आई? ऑर्गेनिज्म आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट फॉर द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म आपकी स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है किसी भी इकोलॉजी को पढ़ने के लिए। एक पॉइंट आपको लिखना है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, organism and environment are always the organization which is interdependent interrelated and म्यूचुअली रिएक्टिव। जो ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट है उसके आसपास, दोनों ही बिना एक दूसरे के चल नहीं सकते।
इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं और म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। आपस में रिएक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। ठीक है, ये चीज़ साइड में लिख लेना, एक बार आपका क्वेश्चन में पूछ लिया गया था ये, तो आपको पता होनी चाहिए। ये देखा, आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज essentially physiologically ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction. You may have learned in earlier classes rotation of planet around sun and the tilt of causes annual variation in the intensity and duration of the temperature, resulting in distinct seasons. These variations together with annual variation precipitation accounts for the formation of major biomes such as desert, rainforest, tundra. ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें हम मार्क करके रखेंगे। ये आपका है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, जिसमें आपका रेन एंड स्नो दोनों आएगा, जिसे अगर हम मार्क करते हैं, जब हम इसको ऐसे मार्क करेंगे तो इसके ऊपर ही आप लिख दो कि कितना आपका एनुअल टेम्परेचर है, एनुअल प्रेसिपिटेशन है। उसके हिसाब से जो लोएस्ट प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट है, जो हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन ले रहा है, जो लोएस्ट टेम्परेचर ले रहा है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर ले रहा है, वो मार्क करके रखना है। जो आपका डेजर्ट है, 5 से 22 डिग्री सेल्सियस, ये 5 है, ये 22, 5 से 22 डिग्री सेल्सियस मीन एनुअल टेम्परेचर, 25 से 30 सेंटीमीटर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, 4200 सेंटीमीटर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, 2 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होंगे? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसमें आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। और अगर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो (150 से 420 सेंटीमीटर। हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन किसकी है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ठीक है, 10 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर और 75 से 225 सेंटीमीटर इसका एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में अगर आप देखें 60 से 240 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन और 0 से 14 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहेगा। एल्पाइन आर्कटिक टुंड्रा की बात करें तो इसका -10 से 0 डिग्री सेल्सियस और 25 से 125 सेंटीमीटर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? पोलर रीजन में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आपको कोन शेप लीफ देखने को मिलेंगी प्लांट्स में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस टेबल में भर के रखनी है ताकि आपको याद रहे। अब इस हिसाब से अगर मैं पूछूँ को लोएस्ट टेम्परेचर मीन एनुअल टेम्परेचर लोएस्ट किसका है? जो कि आपका आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा का। हाईएस्ट मीन टेम्परेचर किसका है आपका? इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, इससे ऊपर तो किसी का नहीं है। ठीक है, अगर हम मीन प्रेसिपिटेशन की बात करें तो मीन प्रेसिपिटेशन आपका सबसे कम किस में देखने को मिलेगा? डेजर्ट में, और सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा? आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कैसे देखनी है? आगे चलते हैं। Regional and local variation within each biome lead to the formation of wide variety of habitat. Major biomes देख लिया हमने। Our planet life exists not just in few favorable habitat but even in extreme and harsh habitat. Scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost, snow-laden polar region, high mountain tops, thermal spring, and stinking compost pit, to name a few. Our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मार्क करते हैं। ये है आपका ट्रॉपिकल
रेन फॉरेस्ट, ये है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपको रेगिस्तान जैसा दिख रहा होगा, ये है आपका डेजर्ट, और ये जो ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा है उसके बाहर आपको उधर दिख रहा है ना कि आपका सी है, तो ये है आपका सी कोस्ट। ये ऐसे आप मार्क करके रख लो। What are the key elements that lead to so much variation in physical and chemical condition of different habitat? The most important one are temperature, water, light, and soil. We must remember that the physiochemical abiotic component alone do not categorize the habitat of organism completely. The habitat must include biotic component also, pathogen, parasite, predators, competitors of the organism with which they interact constantly. We assume that over a period of time the organism had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. Each organism has an invariable defined range of conditions that it can tolerate. Diversity in the source it utilizes and distinct functional role in the ecological system altogether comprises it. नीचे जितना भी आपका ऑर्गेनिज्म है, जो उसका आसपास का इन्वायरमेंट है, जो वो टॉलरेट कर पा रहा है, जितनी डाइवर्सिटी है, वो सब क्या कहलाई जाती है? नीचे। नीचे आपकी डाइवर्सिटी, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, उस सब को मिला के जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम बन रहा है, उस सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? नीचे। इसमें आप एक चीज़ नोट डाउन करो, यहाँ पर कर लो। टर्म ecology was coined by E. Haeckel। इकोलॉजी जो टर्म थी वो किसने कॉइन करी थी? E. Haeckel ने। फादर ऑफ इकोलॉजी, राइट। याद रखना, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछे तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अगर फादर ऑफ इकोलॉजी ऑन होल पूछे तो वो कहेगा राइट। और इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन करी थी? E. Haeckel। ये चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं हम अपना पहला मेजर एबायोटिक फैक्टर देखते हैं। मेजर एबायोटिक फैक्टर में फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये PYQ है आपका, इसको मार्क कर लो। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिलेवेंट environmental factor. You are aware that average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from equator towards the pole and from plains to the mountain tops. It ranges from sub-zero level in polar areas and high altitude to more than 500 degrees Celsius in tropical desert in summer. There are, however, unique habitats such as thermal spring and deep sea hydrothermal vent where average temperature exceeded 100 degrees Celsius. ये जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में जो रहता है, ये जो बैक्टीरिया होता है इधर, थर्मस एक्वेटिकस, और ये क्या एंजाइम बनाता है? टैग एंजाइम। ये हमने बायोटेक में देखेंगे, लेकिन ये मिलता कहाँ पर है? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। ठीक है। It is general knowledge that mango tree do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopard are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitude in the ocean. You can also appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetic of the enzyme and through its metabolic activity and other physiological function of the organism. आपको ये देखा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आने के बाद ये क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें एक एनिमल रह सकता है। अगर इसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका वो बढ़ेगा नहीं, जो आपका एंजाइम है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर अगर टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाए, अगर टेम्परेचर ज़रूरत से कम दिया जाए तो वो रहेगा इनएक्टिव। तो दोनों कंडीशन है, टेम्परेचर आपका अफेक्ट करती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर ज़्यादा दे दें टेम्परेचर तो डीनेचर हो जाएगा, अगर कम दें तो इनएक्टिव रहेगा।
फिर आते हैं आपके दो तरह के एनिमल्स, एक होता है यूरीथर्मल और एक होता है स्टीनोथर्मल। यूरी मतलब वाइड, स्टीनो मतलब नैरो। Few organisms can tolerate and thrive in wide range of temperature. They are called eurythermal, but a vast majority of them are restricted to narrow range of temperature. Such organisms are stenothermal. The level of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical condition. Can you think of few animals and birds of eurythermal and stenothermal? अब इसमें से मुझे बता दो, जो एनिमल्स हैं वो आपका वाइड रेंज टॉलरेट कर सकते हैं। आपको पता है एनिमल्स आपके थार में भी थार डेजर्ट में भी मिलेंगे, आपके -डिग्री भी उनको जाना पड़ता है, इतना हाईएस्ट से हाईएस्ट भी जाना पड़ता है। तो यूरीथर्मल में क्या आ जाएगा आपका, मैमल्स। और स्टीनोथर्मल कुछ अगर ज़्यादा ठंड होगी या ज़्यादा गर्मी होगी तो प्लांट्स मर जाते हैं ना, तो प्लांट्स जितने भी हैं वो आपके हैं स्टीनोथर्मल। In recent years, there has been concern about the gradually increasing average global temperature. आगे water. Temperature के बाद अगला factor है water. Water is another most important factor for influencing the life of organism. In fact, life on Earth originated in water, and it's unsustainable without water. Its availability is so limited in desert that only special adaptation make it possible for organisms to live there. The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. You might think that organisms living in ocean, lakes, rivers should not face any water-related problems, but it's not true. For aquatic organisms, the quality, chemical composition, pH of water become important. The salt concentration measured as salinity in parts per thousand is less than 5 in inland waters, 30 to 35 in seas, and more than 100 in hypersaline lagoons. पहली इनकी क्या दिक्कत आती है? पहली होती है कि इनके पास जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, पीएच है सॉल्ट कंसनट्रेशन का, वाटर का, वो सही रहना चाहिए। जो वाटर का कंसनट्रेशन है, पीएच है, वो सही होना चाहिए। दूसरा जो इनकी सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है, जो कि मेजर करते हैं हम सॉल्ट सैलिनिटी पर थाउजेंड में, पार्ट पर थाउजेंड में मेजर करते हैं, वो किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत कम होती है। तो ऐसा नहीं है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो पानी में रह रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उन्हें भी दिक्कत परेशानी होती है। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो क्या हो जाएंगे, वाइड रेंज मतलब यूरी, और ये क्या है, सैलिनिटी हेलाइन, यूरी हेलाइन। और कुछ नैरो रेंज में होते हैं तो होते हैं स्टीनो हेलाइन। यूरी हेलाइन के एग्जाम्पल लिख लो, सैल्मन, ग्रीन क्रैब। और आपके स्टीनो हेलाइन के आ जाएंगे शार्क, गोल्डफिश। Many freshwater animal cannot live for a long in sea water and vice versa because of the osmotic problem they would face. अगला आता है light. Since plant produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. Autotrophs मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स को क्या चाहिए, लाइट। लाइट कहाँ से मिलेगी, सनलाइट से। ऑब्वियसली प्लांट के पास कौन सा, उनके पास और मैकेनिज्म है जो लाइट कहीं से ले सकते हैं, सनलाइट से लाइट मिलेगी। तो ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली लाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। Many species of small plants, herbs and shrubs growing in forests are adapted to photosynthesis optimally under low light conditions because they are constantly overshadowed by long canopied trees. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement of the flowering. For many animals too, light is important in that they use diurnal and seasonal variation in light intensity and duration photoperiod. लाइट कुछ एनिमल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि डायurnal, सीजनल वेरिएशन, जितनी भी लाइट इंटेंसिटी होती है, ड्यूरेशन होती है फोटो पीरियड का, उससे उनका क्या होता है, फोरेजिंग का, रिप्रोडक्शन का, आपका माइग्रेशन का, वो सब किस पे, लाइट पे डिपेंड करता है। जो भी उन्हें रिप्रोड्यूस करना है, जहाँ भी उन्हें माइग्रेट करना है, कोई रात में देख सकता है, कोई दिन में देख सकता है, तो लाइट उनका एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। As cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities, the availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is source for both. Temperature और light दोनों के लिए sun source है आपका। But deep, more than 500 meters in the ocean, the environment is dark and its inhabitants are not aware of the existence of celestial source of energy called sun. The spectral quality of solar radiation is also important for light. The UV component of the spectrum is harmful for many organisms. इसलिए हम क्या लगाते हैं, UV protection. While not all the color component of the visible spectrum are available for marine plants living at different depth of the ocean, among the red, green, brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in deepest water.
सबसे डीप में मिलेगा आपका रेड, फिर मिलेगा ब्राउन और फिर मिलेगा ग्रीन। जैसे आपको ये मिलते हैं, इसका एक हम यहाँ पे देखते हैं, ये ओशन है आपका। सबसे ऊपर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आपका लिम्नेटिक, ठीक है। लिम्नेटिक सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ अब्सॉर्ब होगी? लिथोरल में मोस्ट लाइट। इसके बाद आपका आता है प्रोफंडल रीजन और फिर बेंटिक रीजन। सबसे लोएस्ट कौन सा होता है आपका? बेंटिक रीजन। ये आपको एक याद रखना है फ्लो चार्ट। Soil. The nature and properties of soil is different in different places, varies. It is dependent on climate, weathering process, whether soil is transported or sedimentary, on how soil development occurred. Various characteristics of the soil, such as soil composition, grain size, and aggregation, determine the percolation, and water holding capacity of the soil. These characteristics, along the parameter which, such as pH, mineral composition, topography, determine to a large extent the vegetation in any area. This in turn dictates the type of animal can be supported. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristic often determine the type of benthic animals they can survive. Benthic सबसे नीचे वाले, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से कैसे हम इसको मार्क करेंगे? ग्रेवल, सैंडी, लूमी और क्ले। Water holding capacity is inversely proportional to its grain size. ग्रेन साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसमें ग्रेन साइज सबसे कम, तो क्ले सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करती है। ग्रेवल में आपका ग्रेन साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सबसे कम वाटर होल्ड करती है। ये हमने देखे बायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल। अब आते हैं एबायोटिक फैक्टर पर। Having realized that abiotic condition of many habitat may vary drastically in time, we now ask how the organism living in such habitat cope or manage with such stressful condition. ये जो आपके फैक्टर्स थे, इनके अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करेगा? But before attempting, ये नहीं, okay. One would accept that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal body temperature environment that permits all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximum efficiency and thus enhances overall fitness of the species. This constancy, for example, could be in terms of optimal temperature, osmotic concentration of body fluid. Ideally, then the organism should try to maintain the constant temperature of its internal environment, a process called homeostasis. Homeostasis क्या होती है? Maintenance of constant internal environment, despite varying external environment condition that tends to upset its homeostasis. Let us take an analogy to clarify this important concept. A person is able to perform his best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so, even when it is scorchingly hot and freezingly cold. It could be achieved at home, in the car, while traveling, and at workplace by using air conditioning in summer and heater in winter. Then his or her performance would always maximal regardless of the weather around him. Here the person homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means. How do other living organisms cope with such situation? यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये है आपकी इम्पॉर्टेंट, ये कन्फर्मस। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो आपका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, कैन नॉट कीप बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये कौन से होते हैं? पोइक्लोथर्म्स या फिर एक्टोथर्म्स। रेगुलेटर्स who can keep their body temperature constant. कौन से होते हैं वो?
वार्म ब्लडेड। ये कौन से हैं? कोल्ड ब्लडेड, जो कि अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। क्या करते हैं? कन्फर्म करते हैं। और जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटर्स। पार्शली रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? कभी रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते हैं, ना प्रॉपरली रख पाएंगे ना प्रॉपरली छोड़ पाएंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला हम देखते हैं इन्हीं को ही रेगुलेट। Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological, sometimes behavioral also means, which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration. All birds and mammals and very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation, thermoregulation and osmoregulation. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert. इसीलिए हम warm-blooded animals कहलाए जाते हैं. The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans use. We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius in summer. When outside the temperature is more than our body temperature, we sweat profusely, the resulting in evaporative cooling, similarly to what happens with the desert cooler in operation. Bring down the body temperature. In winter, when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start to shiver, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. Plants, on the other hand, do not have such mechanism to maintain its internal temperature. Confirm. An overwhelming majority, 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal temperature. Their body temperature changes with the ambient temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient air. Water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. आपको पता चल गया, जो वाटर के एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो आपके कन्फॉर्मेंस होंगे, जो आपके नॉर्मल प्लांट्स हैं वो आपके कन्फॉर्मेंस होंगे। 99% ऑफ दी स्पीशीज क्या होती हैं? कन्फॉर्मर्स होती हैं, बाकी रेगुलेटर्स और पार्शियल रेगुलेटर्स। Considering the benefit of constant internal environment of the organism, we must ask why these conformers have not evolved to regulate. Recall the human analogy we used above, much like how many people can really afford an air condition. Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, हर कोई रेगुलेट नहीं कर सकता. This is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. Heat loss or heat gain is a function of surface area. Since small animals have larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it's cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through metabolism. जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जीव वाले जंतु होते हैं, श्रूज होते हैं, हमिंग बर्ड्स होती हैं, इनकी बॉडी साइज बहुत छोटा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ये बहुत जल्दी हीट लॉस कर देते हैं जब बाहर ठंडा होता है. उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी. जितने स्मॉल एनिमल्स होते हैं बॉडी से हीट तो बहुत जल्दी चली जाती है, बट मेटाबॉलिज्म से वो हीट बनाना वापस वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar region. During the course of evolution, the cost and benefit of maintaining constant internal environment are taken into consideration. Some species has evolved the ability to regulate, but only for a limited range of environmental condition. Beyond they simply conform. If these stressful external conditions are localized or remain only for short duration, the organism has two alternatives for survival: migrate and suspend. अगर जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो कुछ ही टाइम के लिए है, तो जो एनिमल है वो दो चीज़ कर सकता है, या तो वो माइग्रेट कर सकता है या वो सस्पेंड कर सकता है. आप देखते हैं माइग्रेट और सस्पेंड होता क्या है. Migrate. The organism can move away temporarily from the stressful condition to move hospitable area and return when stressful period is over. In human analogy, this strategy is a reason person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to more hospitable areas. Every winter, the famous Colorado National Park, Bharatpur in Rajasthan hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern region. जो भरतपुर में आपका नेशनल पार्क है, यहाँ पर बहुत सारी जो साइबेरिया की बर्ड्स होती हैं वो आ जाती हैं. जब आपके कंट्रीज़ की कोल्ड रीजन ख़त्म हो जाते हैं तो साइबेरिया की बर्ड्स वापस चली जाती, तो ये माइग्रेट करती हैं बेसिकली. सस्पेंड,
In bacteria, fungi, and lower plants, various kinds of thick walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. These germinates on availability of suitable environment. In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over period of stress beside helping them in dispersal. They can germinate to form new plants under favorable moisture and temperature condition. They do so by reducing their metabolic activity and going in a state of dormancy. सस्पेंड कैसे करेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स बना लेंगे और वो डोमेंसी में चले जाएंगे. जब फेवरेबल कंडीशन आएगी वो एकदम से स्प्राउट कर जाएंगे. In animals, the organism, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. The familiar case of bear going into hibernation during winter is an example of escape. Some snail and fish go into estivation to avoid summer-related problems, heat and desiccation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. Diapause एक stage होती है जिसमें हम suspend कर जाते हैं. Adaptation देखते हैं. While considering the various alternatives available to organisms for coping with the extreme in their environment, we have seen that some able to respond through certain physiological adjustment with other migratory temporarily to less stressful habitat. These response also actually their adaptation. So we can say that adaptation in any attribute of the organism, morphological, physiological and behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Adaptation की वजह से ही एक जो जानवर है, जो जीव जंतु है, वो वहाँ रह सकते हैं, survive कर सकते हैं. Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. In the absence of external source of water, the kangaroo rats in North American desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, in which water is byproduct. जब भी जो भी एग्जाम्पल इसमें है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एग्जाम्पल तो आपके सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, बट ये जो इकोलॉजी वाला जिसमें है ही एग्जाम्पल्स, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. अब नॉर्थ अमेरिका के जो कैंगरू रैट्स हैं, ये किसके लिए फेमस हैं? कि जब ये बाहर से पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं तो ये अपना अंदर का फैट ऑक्सीडाइज करने लगते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर. आ जाइए अगला देखते हैं. It also has the ability to concentrate its urine so that minimum volume of water is used to remove excretory product. Many desert plants have a thick cuticle on its leaf surface and have stomatal arranged in deep beds and can to minimize water loss through transpiration. They also have a special photosynthetic pathway CAM. आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा CAM के बारे में, that enables their stomata to remain closed during daytime. Some desert plant like Opuntia have no leaves. They are reduced to spine and the photosynthetic function is taken over by the flattened stems. Mammals from colder region generally have shorter ears and limbs to minimize ear loss. इसके आगे लिख लो PYQs. ये होता है आपका एलन रूल. एलन रूल क्या होता है कि आपके जो ठंडी जगहों के एनिमल्स होते हैं उनके छोटे छोटे कान होते हैं और छोटे लिम्स होते हैं. क्यों? मिनिमाइज हीट लॉस. अब यहाँ पे ईयर्स और लिम्स स्पेसिफिक है. एलन रूल में ईयर्स और लिम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक रहते हैं. इन पोलर seas, aquatic mammals like seal have a thick layer of fat blubber below their skin that act as insulator and reduce loss of body heat. जो भी सील एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी जो स्किन होती है उसके नीचे होता है फैट, जिसे हम बोलते हैं फैट लेयर ब्लबर. वो क्या करता है? आपका हीट लॉस मिनिमाइज कराता है. Some organisms possess adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to stressful situation. If you are ever had been to any high altitude, Rohtang Pass near Manali and Leh, you must have experienced what is altitude sickness. Its symptoms are nausea, fatigue, heart palpitation. This is because in low atmosphere pressure of high altitude, the body does not get enough oxygen. But gradually, you get acclimatized and stop experiencing altitude sickness. How did your body solve this problem? The body compensates low oxygen availability by increasing the red blood cell production, decreasing the binding of hemoglobin and by increasing breathing rate. Many tribes live in high altitude of Himalayas find out if they normally have high red blood cells count. कोई ज़रूरत नहीं है. In most animals, the metabolic reaction and hence all physiological function proceed optimally in narrow temperature range. In humans, it is 37 degrees Celsius, but there are microbes, archaebacteria, that flourish in hot spring and deep sea ventral hydrothermal vents, where temperature far exceeded 100 degrees Celsius. Many fish thrive in Antarctic waters where the temperature is always below zero. A large variety of marine invertebrates and fish lives at greater depth in the ocean where the pressure could be more than 100 times normal atmospheric pressure that we experience.
Organisms living in such extreme condition show a fascinating array of biochemical adaptation. Some organisms show behavioral response to cope up with variation in their environment. Desert lizards lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into shade when the ambient temperatures start increasing. Some species are capable of burrowing in the soil to hide and escape from the above ground heat. आपने ये सब देखा, जितना PYQ वाला पार्ट था वो इंपॉर्टेंट आपको समझा दिया गया। बाकी जितना आपको पढ़ना है ये कोई ज़रूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो एग्जाम्पल है, डेजर्ट लिजार्ड बता दिया आपका, सील बता दिया आपका, पोलर रीजन के एनिमल बता दिए, ये सब आपको याद रखने हैं। ये आप अलग ही साइड में लिख सकते हो। क्या करना है ना, NCERT पढ़ो, पढ़ने के बाद जो पॉइंट है उसे साइड में लिखते रहो। 5-6 पॉइंट ऐसे हर पेज में निकलेंगे, आपको पेज पलटना है, पॉइंट्स याद रहेंगे, पेज पलटना है, पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इन दी एंड आपका एक दिन में रिवीजन फिनिश। लास्ट मोमेंट में हमें करना क्या है, रिवाइज करना है ना। 1 मिनट में मतलब ऐसे पेज पलटो, साइड में पॉइंट्स लिखते रहेंगे, आपको याद रहेंगे। अभी आप पढ़ रहे हो, साथ के साथ लिखते रहो। आज हम इतना ही करेंगे, इसमें आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और आपका लाइफ वेरिएशंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लर्निंग का पार्ट है, उसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता, उसमें बहुत लर्निंग, एग्जाम्पल आपके रिलेशन हैं, वो हम कल देखेंगे। आज हमने यहाँ तक किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको लेक्चर समझ आया है, आपको अच्छा लगा है, या आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।